तो हेलो गाइस, आज फिर से हम लोग इन्वेस्टमेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर श्रेयांश। पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ऐसे व्यू शेयर करने का मौका दिया, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। तो लोग सोचते हैं कि इन्फॉर्मेशन ले ले और अपने तरीके से डिसीजन ले, है ना। लेकिन आपको मैं सच बताऊं कि एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि मैं सारे काम खुद से कर सकता हूँ, लेकिन जब एक्सपीरियंस और पढ़ के समझ में आया मैं हर चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा, ट्रेडिंग करूँगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगा। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मैं जितने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो इन्हीं से आप जानेंगे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी, मेरा नाम सुयश है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, जिसमें हम लोगों के साथ मिलके मीटिंग करके उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जान के उनके लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लान रेडी करते हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वैसे अगर आपके पास एक बंदा मिला जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस फील्ड जी और उसने कोई इस तरह के प्लान भी नहीं ले रखे हैं जी, तो सबसे पहले आप उनसे क्या पूछते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं उन्हें? देखिए, एक जो नया बंदा जैसे मेरे पास आता है, मोस्टली वो इंटरेस्टेड होता है कि अब इन्वेस्टमेंट करना है और उनको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बेसिक उनके पूछते हैं कि जैसे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो, आपको रिटायरमेंट के लिए करना है, आपको अपने बच्चे के लिए सेव करना है, या आपको हाउस लेना है, या आपकी क्या क्या, मतलब बहुत ही छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स कभी कभी निकल के आती हैं डिस्कस करने। फिर हम उनके इनकम, एज और उनके रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके बेस्ट फाइनेंशियल प्लान विद प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस उनको रिकमेंड करते हैं। देखिए, आजकल मैंने जैसे लोगों को देखा है कि सिर्फ एक तरह से ट्रेंड चल गया इन्वेस्ट करने का, तो बस उस ट्रेंड में बस सोच रहे हैं बहती गंगा में हम हाथ धो लें, ठीक है, और हमारे तो कुछ दिन में ही पैसा निकल आएगा। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस करें इसके लिए कि किसके लिए ये ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी है। प्लस मैं देखता हूं कि स्टूडेंट अपने कोर्स को ना लेकर इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं और वो वहाँ पे अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए क्यों अच्छा नहीं है, ये थोड़ा आप अपने तरीके से समझाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। जी, आजकल ना इन्वेस्टमेंट एक फैशन बन चुका है। एक लेवल स्टेटस हो गया है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, या आपने किस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, या आपने स्मॉल कैप कंपनी में किया। ये एक तरह का मतलब एक रेस हो गई है कि मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके लाइफ में इतना रिस्क लेना सही भी है तो उसके लिए हमारे जैसे एडवाइजर्स होते हैं जो सीरियसली जिनको इन्वेस्ट करना है, जो ये एक गेम के लिए नहीं खेल रहे हैं, जो गैम्बलिंग माइंडसेट के जरिए नहीं खेल रहे हैं, जो एक्चुअली में रियल लाइफ में इन्वेस्ट करके सेव करके वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक मतलब कांस्टेंट एक आपका प्लान रेडी होना चाहिए, उसी प्लान के थ्रू चलना चाहिए। ये कोई फैंसी काम नहीं है कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया, उसमें क्रिप्टो आया तो उसमें इन्वेस्ट किया, नया प्रोडक्ट आया तो हम उसमें जंप कर रहे हैं, नई कंपनी का आईपीओ आया तो उसमें। हर चीज़ के पीछे एक बहुत ही हार्ड रीज़न होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और मैं ये देखता हूँ कि बस फैशन चल गया जैसा कि आपने कहा, और लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं और या तो जिसको ज़रूरत भी नहीं है उसको भी रिकमेंड करते रहते हैं कि आप भी कर लो, मैंने किया हुआ है। ट्रेडिंग का एक अलग ही फेस चल रहा है कि हर कोई पूछता है आप ट्रेडिंग करते हो। नोबडी आस्क कि आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, आपके हेल्थ, क्योंकि वो एक सबसे बेसिक फाइनेंशियल एडवाइजिंग का पहला स्टेप है। पर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन हर कोई कहता अच्छा आपने इतने लाख में इतने प्रॉफिट कर दिए, मुझे भी बताइए। अब वही है, दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। सपोज एक कोई 10 लाख कमा रहा है और कोई सिर्फ मतलब कि मुश्किल से 2-3 लाख रुपए कमा रहा है। 10 लाख वाला ट्रेडिंग कर रहा है, अब उसका लॉस होगा, उसको उतना प्रॉफिट या लॉस से फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज इसका 1 लाख या 50,000, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो 10,000 भी जाता है तो भी बुरा लगता है, दुख होता है कि हमारा कितना पैसा जो हम अपने पास रख सकते थे इमरजेंसी के टाइम में वो हमने लॉस कर दिया ट्रेडिंग। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो अगर वो वहाँ पे थोड़ा बहुत कमा भी ले 1-2 लाख रुपए, ठीक है, बाद में चल के ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया उसके साथ और जाके उसके हॉस्पिटल में जो है एडमिशन फीस के तौर पे और जो खर्चे हैं उसके तौर पे वही 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे आराम से, अगर उसके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसके बारे में लोग नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं सोचते। मतलब मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं कि आप मेरे को एडवाइस करिए, मैं चाहता हूँ कि इतने साल में मेरा पैसा डबल हो जाए, ठीक है, मैं उनकी रिक्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखता हूँ। लेकिन मेरा दूसरा सवाल होता है आपके पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड है?
तो मोस्टली लोग वहीं लैग कर जाते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए आपके पास, अगर जी। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है तो फिर आप जंप कर सकते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप। जी जी जी, जैसे कि पहले आप बाइक में चलते हैं तो पहले आप इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से आपको लेना ही है, और फिर आप हेलमेट पहनेंगे और अपने गियर्स पहनेंगे। अगर आप ऐसे चले गए तो इन केस अब एक्सीडेंट होने का तो वो तो है नहीं कि होगा या नहीं होगा, चांसेस है, होता है तो डैमेज आता है। चलिए आपने सब कुछ प्रोटेक्शन पहन के जब आप गए तो देखिए आप, फिर आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी कि हाँ ये अपना ख्याल रखना जानता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है वो हेलमेट ना पहना हो या इस तरह से कोई सिचुएशन हो तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम भी एग्जैक्टली आप एक मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए नहीं करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे किसी इंसान ने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? देखिए पहले मैं रिक्वायरमेंट जानता हूँ कि एक इंसान का फोकस किधर है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, फिर जो नेसेसरी स्टेप्स हैं एज अ एडवाइज़र पहले हम उनको हाईलाइट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी फंड, कि आपके पास इमरजेंसी फंड है। अब ये भी वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि किसके पास ज़्यादा होना चाहिए और किसके पास कम। सपोज कोई एक प्राइवेट जॉब करता है वो उसको ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उधर, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है जिनका एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है और अच्छा खासा पैसा आ रहा है एवरी मंथ, तो उनको उतना इमरजेंसी फंड की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इमरजेंसी फंड को जब सेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जाते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी। उसके साथ साथ अब उसमें एडवाइस करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं टैक्स प्लानिंग। ओके जी, वैसे इंश्योरेंस से टैक्स प्लानिंग शुरू हो गई आपकी क्योंकि इंश्योरेंस काउंट एज अ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट। तो फिर उसके बाद हम बेस्ट टैक्स सेविंग प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करते हैं। टैक्स सेविंग्स के बाद आता है आपका वेल्थ क्रिएशन, जहाँ पे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का एकदम टुगेदर लेके हम लोग बेस्ट एडवाइस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक क्लाइंट जो भी आएगा हमारे पास उसको मतलब कि प्रेशर ना हो हेड पे कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, वो मतलब गिर जाएगा तो क्या होगा। उस रिस्क को भी हम लोग पहले तो हम लोग सेटल करते हैं कि मतलब कि जो भी क्लाइंट कर रहा है उसको मतलब प्रेशर ना हो, मतलब अगर आपको नींद ही नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट के बाद तो हमारा क्या काम। तो हम पहले उसको ईज डाउन करते हैं, फिर धीरे धीरे रिस्क लेके जब वो सेटल हो जाता है तब हम प्रॉफिट क्रिएशन में जाते हैं। जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड या शेयर्स में कूदना ही नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। इमरजेंसी फंड हो, आपके अकाउंट में इमरजेंसी फंड हो, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे विदाउट इंश्योरेंस तो प्रॉब्लम ये आती है कि 10 में से अब 40% या 50% चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के। तो फिर आपको जानते हो कि जो आपने सेविंग की वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस अगर होता तो सेव हो जाता, वरना वो सेविंग्स आप निकाल के फिर आप हॉस्पिटल में खर्च करते, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल से लोगों के माइंडसेट ऐसा होता है कि यार हमारे साथ क्या हो गया, हम तो बहुत सेफ चलाते हैं, हम लोग तो बहुत सेफ ड्राइव करते हैं। हमारे व्यूअर्स हैं, कितने लोग ये सोच रहे होंगे अरे मेरे साथ थोड़ी ना होगा ऐसा, ठीक है, लेकिन ये मेरे साथ भी, मेरे खुद के फ्रेंड्स जिनको मैंने रिकमेंड किया था कि आप इंश्योरेंस लीजिए और देखें बाय इजीली, उनके ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉब्लम कोई हो या ले सकता है, हर इंसान ले सकता है, बहुत मिनिमम अमाउंट होता है। लेकिन ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि महंगा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। आप पर मंथ अगर आप सोच के चल रहे हैं 1000, 1000, 2000 में आप ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर 1000 और ले तो मुझे लगता है कि 2 या 3000 में एज फैक्टर होता है कि उससे कॉस्टली हो जाता है। तो मैंने अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया, उसने मतलब कहा कि हाँ आई विल बाय इट, तो वो बात आगे बढ़ गई, मैं भी अपना बिजी हो गया। उनके फादर के साथ एक्सीडेंट हो गया और उनकी कोई गलती नहीं थी, पीछे से गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी, तो उनका शोल्डर में इंजरी आई और उस टाइम पे खर्चा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने पूरी फैमिली के लिए हेल्थ कवर लिया। तो यहाँ एक मतलब हमें बुरा लगता है कि मतलब हमें करना चाहिए था और पुश कर देते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। अरे फॉर एग्जांपल मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपके घर के पास ही मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी कोई भी गलती नहीं थी, सामने से जो ड्राइव करते हुए उनको, पर उनके पास वही है कि इंश्योरेंस था, बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। नहीं, अगर जितने लोग इंश्योरेंस होते हैं और जितने लोग नहीं होते हैं, दोनों एग्जांपल रियल लाइफ में आपको मिले जाएंगे।
कितने भी लोग होंगे वो देख सकते हैं कि इनने लिया था इनको कवर मिल गया, इनने नहीं लिया था तो इनको पैसा। आपने दोनों एग्जांपल यहीं देख लिया, आपके फ्रेंड हो गए जी, यहाँ पे जो एग्जांपल है वो लोगों को मिल ही गया। जी। ठीक है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको इंश्योरेंस किससे लेना है इसके बारे में कंफ्यूजन है, तो वो किसके पास जाएं, बैंक के पास जाएं या नॉर्मल किसी एजेंट के पास जाएं, किस तरह से लें? देखिए ये तो बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन है लोगों को कि किसके पास जाएं, क्योंकि बैंक वालों पास जाएंगे तो वो बैंक वाले अपने प्रोडक्ट्स को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे अच्छा है और वो कन्विंस भी कर देते हैं। और फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ के अलग स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड एजेंट के पास जा रहे हैं आपके वहाँ अलग स्कीम है, इंश्योरेंस एजेंट पास आपके, तो सब लोग कहेंगे ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हम लोग बिना फाइनेंशियल प्लान बनाए रेडी ही नहीं करते, और हम किसी कंपनी से टाई अप नहीं है जिनके साथ हमें लगता है कि अच्छे रिलेशन है, जिस तरह हम उनको बेस्ट मतलब कि रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब कि रिजल्ट, अब इंश्योरेंस की बात लेते हैं कि उसमें क्या है कि आपको क्लेम मिलना चाहिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, जो वक्त आने पे आपको काम है। तो हम लोग उधर भी हेल्प करते हैं कि आपको जो भी क्लेम है उसमें प्रॉब्लम ना है और बहुत ही हैसल फ्री तरीके से आपको पैसा। तो मुझे लगता है कि ना बैंक वालों के पास, ना इंश्योरेंस एजेंट पास, ना पहले आप एडवाइज़र के पास जाइए, जो हमारे जैसे हैं, जो अच्छे हैं, जो जेन्युइन आपको वो मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास जाके आप एक फाइनेंशियल प्लान रेडी करो, क्योंकि आप खुद ही जानते हो विदाउट प्लान आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करना शुरू करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। तो आपको घर बनाना शुरू करना है, आप आर्किटेक्ट पास जाओगे, वो आपको फाउंडेशन से लेके पूरा प्लान रेडी करके दे, तब आपका काम शुरू होता है। या आप स्टडीज़ कर रहे हो तो पहले आप पूरा बनाते हो कि मुझे ये इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अब जब तक प्लान नहीं होगा आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे मोस्ट केसेस। तो एक फाइनेंशियल प्लान रेडी करना कि आपके पास कितने इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन, ये जितना आपका लाइन बाय लाइन कंप्लीट होगा उतना बेटर है। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में उतरना ज़्यादा बेहतर है या स्टार्टिंग में हम स्टॉक मार्केट में जाएं? जी, तो म्यूचुअल फंड में हम क्यों उतरते हैं और स्टॉक मार्केट में क्यों उतरते हैं, ये आपका मेन क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड में हम लोग इसलिए उतरते हैं कि पहले तो इसको एक समझ लीजिए एक गुल्लक है। पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, हमें साइकिल खरीदनी है तो हमें एक गुल्लक चाहिए, हमें पार्क घूमने जाना है तो दूसरा गुल्लक। ये छोटे छोटे हम लोग के वो होते थे कि टॉफ़ी खरीदनी है, चॉकलेट खरीदनी है, उसने अलग सेविंग कर रहे हैं पैसे। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड है कि अगर आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करना है उसका एक अलग म्यूचुअल फंड, एक गुल्लक ही है आपकी, ठीक है। और सपोज आपको अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में उनकी मैरिज या अब्रॉड स्टडीज़ के लिए सेव करना है, उसके लिए अलग है। तो ये म्यूचुअल फंड एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए। तो जितने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है वो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको फुलफिल करते हैं। वेल्थ क्रिएशन की बात है, सपोज ये सारे स्टेप्स पूरे हो गए, अभी भी आपके पास कुछ पैसा बाकी है और आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं यूज है इस पैसे का, अब इससे हम मतलब इतना रिस्क ले सकते हैं कि पैसा डाल के हम भूल सकते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए, तब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं। अब मेरे को इसमें इतनी लिबर्टी मिलती है और क्लाइंट को भी इतनी सेफ्टी और श्योरिटी हो जाती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट गिरे बढ़े वो हम देखेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब हम उसका देखेंगे क्या यूज़ करते, तब हम लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो मैं हर एक पॉडकास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या यहाँ करें? अब ये प्रॉपर्टी और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आपने सवाल पूछ के मुझे फंसाया है, लेकिन देखिए अब यही बात आती है, मैं बोला ना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, करेक्ट, उसको मैं बात कर रहा हूँ, उसको क्या करें? ये है, ये हम क्लाइंट से बात करते हैं। अब कोई ऐसा बंदा है जो पूरी फैमिली है और वो रेंट पे रह रहा है और एक अच्छी खासी सिटी में रह रहा है, लाइक लखनऊ या दिल्ली या ऐसी ही अच्छी सिटी में, फिर उसके बाद अब उसकी फैमिली रेंट पे, ही इज़ अर्निंग 8 लाख रुपीज़ इनकम पर ईयर। अब मैं उससे कहूँ कि अब इन्वेस्टमेंट करिए, अब ये करिए, अब पैसा बचेगा तब घर लीजिएगा, वो मेरी सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा आप बेकार एडवाइस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात आ जाती है इमोशनल जितना होता है आपका। अब जैसे कि कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे इन 1-2 घर हैं जिसमें अब लगता है कि घर की उतनी नीड नहीं क्योंकि घर है, तब हम सोचते हैं कि ठीक है हम रेंट पे ले लेंगे, हम इधर रह लेंगे, फ्रीडम है हमारे पास। लेकिन जिसके पास फ्रीडम नहीं है, जिसका पहला घर है, वो घर पे ही जाएगा सबसे पहले, वो इन्वेस्टमेंट को नहीं देखेगा, पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए देखेगा। मेरा भी यही क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट जो आपने बोला कि ज़रूरत, तो मैं ज़रूरत को मद्देनज़र तो मैं रखते देखिए एक प्रॉब्लम फाइनेंशियल एडवाइजर्स की है, वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस में एडवाइस करते हैं, कैलकुलेशन बना लिया, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसान है, ठीक है घर मेरे लिए नुकसान है,
लेकिन जो इमोशनल स्टेबिलिटी वो घर देता है। जब हम देखते हैं हमारी फैमिली मेरे घर में रह जैसे रही फॉर है, एग्जांपल काफी वीडियोस आजकल आती हैं, प्रॉपर्टी नहीं ली होती तो इसमें पैसा ये कितना होता डालना होता है, इतना करोड़ों आगे कि चल के। अगर आपने 1 करोड़ ये इसमें प्रॉपर्टी नहीं ली होती, यही 1 करोड़ आप अगर कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते सो एंड सो, तो आपके आगे चल के 100x हो जाता। ये बहुत ही नॉनसेंस और बहुत ही मतलब मिसलीडिंग कह दो, आपने गाड़ी नहीं ली तो उसकी आपने जगह अरे भैया ऑफिस जाना है, ऑफिस कैसे जाएगा, वो Exactly. शेयर पे बैठ के थोड़ी ना जाएगा कि मैंने शेयर ले रखे हैं। एग्जैक्टली तो उस टाइम पे नीड बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अब ये है कि अब हम उस जगह ये कहते हैं कि आपकी नीड घर बाइंग का, तो इस जगह आदमी सोचता है अब मुझे घर खरीदना है, एडवाइज़र का क्या काम। ऐसी गलती होती है। एडवाइज़र आपको बताएगा आप कितना बड़ा घर ले सकते हैं, और अगर आपके इंटरेस्ट आ रहा है तो वो ट्राई करेगा कि आपके कम से कम इंटरेस्ट में आपको बेस्ट लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करे, या गाइड कर दे आपको। वहाँ पे भी एक गाइडेंस आ जाती। फिर उसके बाद आपको EMI थ्रू आप इन्वेस्टमेंट और EMI को बेस्ट तरीके से मैनेज करके आपके लिए जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा उसमें भी है। और इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं जी थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ जी। एक्स्ट्रा मनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा पैसा अब ठीक। जरूरत सब खत्म हो गई हाँ, उसकी, जरूरत ठीक है, उसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब ले लिया, बंगला ले लिया, सब ले लिया, ठीक है। अब जो पैसा बचा है उसको प्रॉपर्टी में डालेगा या वही बात आ जाती है जी। शेयर्स में डालेगा। अब जैसे हमने सब कर लिया कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, ठीक है, अब उसके बाद पैसा है। अब वो कहेगा कि मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी में रेट डाल दो तो वो बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। हमारे बाप दादा लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि अरे प्रॉपर्टी में डाल दो, सोना ले लो और छोड़ दो उसको, ठीक है। अब बात ये आती है वो भी करेक्ट है, क्योंकि आने वाले जितने भी 10-20 साल उनने मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके जो कमा के उन्होंने लगाया, आज उसकी वजह से हम लोग आज इस पोजीशन में कि हम लोग मतलब सेट हैं एक तरह से, इतना हमें परेशान नहीं होना। लेकिन आजकल के टाइम में पूरा मार्केट चेंज हो चुका है, आपके पास बहुत तरीके के ऑप्शंस है, इवन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, हर चीज़ है। तो इस जगह एडवाइज़र का ये काम होता है कि जो करंट सिनारियो में जो सबसे बेस्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको बताना। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल स्टेट हो या लैंड हो, क्योंकि आज के सिचुएशन में आप देख सकते हो हमारे अगल बगल काफ़ी महंगा हो गया है रेट काफ़ी महंगा हो गया, प्लस कभी कुछ प्रोजेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। करेक्ट। प्रॉपर्टी कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट करना है और हम लोग इन्वेस्टमेंट की जल्दी में जो मिलता है उसमें डाल देते हैं पैसा, लेकिन एग्जैक्टली क्या पता कि आगे चल के क्या होगा। सपोज अगर लग रहा है एक एडवाइजर मेरे जैसे, मुझे लगेगा कि रियल स्टेट भी नहीं है अच्छा, स्टॉक मार्केट भी नहीं है अच्छा, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, अभी कहीं नहीं इन्वेस्ट करना है, तो हम कहते हैं आप FD में 1 साल के लिए रख दो, तो हम उनको वेट कराते हैं। कभी कभी वेटिंग और पेशेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखा भी है, प्रॉपर्टी में भी काफी लोगों का जल्दीबाजी में पैसा फंसा है, और कभी काफी जो फेक प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके चक्कर में भी फंसा है। देखिए IPO, रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट फोमो बेस्ड है, ये हर जगह फोमो आपको बेचा जा रहा है कि और कोई नहीं कहता रुको मत, अभी इन्वेस्ट करिए, जस्ट अभी करिए। तो ये आपको ना रेट बढ़ने वाले हर चीज के रेट बढ़ने वाले, आपकी अपॉर्चुनिटी और ये सब खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो वही चीज़ है कि हर अपॉर्चुनिटी का टाइम आता है, हर जगह सब चीज़ हो सकती है। अब मैं कहूँगा कि आज यहाँ सही है, कल यहाँ सही है, जो आपके लिए इस करंट सिनेरियो में बेस्ट होगा वो करने की कोशिश करेंगे, बस। तो इसको भी हम बस करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, पर कुछ बच गई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सर से पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इनसे जुड़ना चाहें तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखे हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे सजेशन ले सकते हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है इनके थ्रू तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। बिल्कुल।